नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके वर्ल्ड पर। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण आर्टिकल से संबंधित प्रश्नों को, जो बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग। तो कई जगह ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 30 प्रश्न हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इनको एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है और क्यों? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने का अधिकार देता है यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना था। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 32 को हृदय, संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। दूसरा है अनुच्छेद 368 368 किससे संबंधित है? क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। हालांकि संसद अधिकांश प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती केस के अनुसार संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 356 क्या है और इसका सबसे विवादास्पद उपयोग कब हुआ? तो अनुच्छेद 356 है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो केंद्र सरकार राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। इसका कई बार राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग हुआ। इसीलिए एसआर बोमनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके प्रयोग पर सीमाएं तय की। चौथा प्रश्न, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कब लागू होता है? तो जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों के वित्तीय निर्णयों को नियंत्रित कर सकती है तथा राजकीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी संभव है। अब तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। पांचवा प्रश्न, अनुच्छेद 370 क्यों ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण था? अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। राज्य का अलग संविधान और अलग झंडा था। साल 2019 में केंद्र सरकार ने इसे हटाकर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया था। अगला है अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को कैसे सुनिश्चित करता है? तो यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसे 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था ताकि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जा सके। सातवां प्रश्न है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत जो है संघीय व्यवस्था वाला देश है और राज्यों के बीच विवादों और समन्वय को बेहतर बनाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद बनाई गई। यह केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने का काम माध्यम है। आठवां प्रश्न, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का क्या कार्य है? तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। यह तय करता है कि राज्यों को कितना वित्तीय हिस्सा दिया जाए ताकि संतुलन विकास हो सके। नवा प्रश्न है, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को कौन कौन सी शक्तियां देता है? 324, तो यह अनुच्छेद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति देता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति चुनाव इसी संस्था की निगरानी में होते हैं। 10वां प्रश्न, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कब सलाह मांग सकता है? तो जब कोई महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो, तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। हालांकि न्यायालय की यह सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं होता है। 11वां है,
अनुच्छेद 131 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है? यदि केंद्र और राज्य या दो राज्यों के बीच विवाद हो तो मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसे मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है क्योंकि मामला निचली अदालतों से होकर नहीं आता। 12वां प्रश्न, अनुच्छेद 17 को सामाजिक क्रांति का आधार क्यों माना जा सकता है? यह अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसकी किसी भी रूप को अपराध घोषित करता है। इससे भारतीय समाज में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। अगला है 13वां प्रश्न, अनुच्छेद 44 विवादों में क्यों रहता है? यह समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून लागू करना है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण यह राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना रहता है। 14वां प्रश्न है, अनुच्छेद 51A में दिए गए मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है? तो मूल कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। इसमें संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना और पर्यावरण की रक्षा करना शामिल है। तो आपको याद रखना है, सम्मान संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का आदर और पर्यावरण की रक्षा। 15वां प्रश्न, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कौन सी विशेष शक्ति देता है? राष्ट्रपति मृत्यु दंड सहित किसी भी सजा को माफ, कम या स्थगित कर सकता है। यह न्याय व्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है। 16वां प्रश्न, अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 72 में क्या अंतर है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 जैसे कि ऊपर बात हुई है वो यही है, अनुच्छेद 72 क्षमादान शक्ति, जबकि अनुच्छेद 161 राज्यपाल की शक्ति से। राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। ये अंतर है। अगला है अनुच्छेद 249 संघीय ढांचे को कैसे प्रभावित करता है? यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद राज्य सूची के, यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसीलिए राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। 18वां प्रश्न, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है 19वां, अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों नहीं है? तो उत्तर है इसका, 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। अब सरकार सार्वजनिक हित में संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है। 20वां प्रश्न है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? जब संसद सत्र में न हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। हालांकि संसद की मंजूरी के बिना यह स्थायी कानून नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 123 में क्या अंतर है? 123 तो दोनों अध्यादेश शक्ति से संबंधित हैं। अध्यादेश शक्ति से संबंधित है दोनों के दोनों, अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 123। अंतर केवल इतना है कि अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के लिए है, जबकि अनुच्छेद 213 राज्यपाल के लिए। ये इतना आपको याद रखना है। प्रश्न 22वां, अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को क्या सुरक्षा देते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाएं सुरक्षित रखने का अधिकार देते हैं,
भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा में इनका बड़ा योगदान है। तो आपको तीन चीजें इसमें याद रखनी है। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए माइनॉरिटी, ये है अल्पसंख्यकों की अपनी जो लैंग्वेज है, भाषा, संस्कृति है, कल्चर, और शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको सुरक्षित रखने का अधिकार देती है। 23वां प्रश्न है, अनुच्छेद 226 को अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक क्यों माना जाता है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 क्या है, और अनुच्छेद 226 32 से अधिक व्यापक क्यों है। तो अनुच्छेद जो 32 है वो केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है, जो फंडामेंटल राइट जिनकी हम बात करते हैं, जबकि जो अनुच्छेद 226 है के तहत उच्च न्यायालय अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अब है प्रश्न 24वां, अनुच्छेद 262 नदी जल विवादों में कैसे मदद करता है? तो यह संसद को राज्यों के बीच नदी जल विवाद सुलझाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। जैसे कावेरी जल विवाद इसी प्रकार के मामलों में प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना, अनुच्छेद 262 जो है वो नदी जल विवादों के निपटान से संबंधित है। 25वां, अनुच्छेद 243 जी पंचायती राज को कैसे मजबूत करता है? तो उत्तर है, यह ग्राम पंचायतों को स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में शक्ति प्रदान करता है या देता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण लोकतंत्र को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो आपको याद रखना, अनुच्छेद 243 जी है वो स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों की शक्ति देता है ग्राम पंचायत को। प्रश्न 26वां, अनुच्छेद 243 पी, ये 243 जी था, 243 पी से 243 जेड जी, 243 पी से 243 जेड जी शहरी शासन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है, इन अनुच्छेदों ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 243 पी से 243 जेड जी ने, इससे शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियां और जो जिम्मेदारियां हुई वो स्पष्ट हुई। अगला है 27वां प्रश्न, अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की पहचान कैसे होती है? तो उत्तर हो जाएगा, यदि विधेयक कर, सरकारी खर्च या उधार से संबंधित हो तो उसे धन विधेयक माना जाता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, यदि जो विधेयक है वह कर यानी कि टैक्स, सरकारी खर्चा और उधार से संबंधित हो तो उसे धन विधेयक माना जाता है। इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर का होता है। 28वां प्रश्न, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का महत्व क्या है? तो 312, यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की शक्ति देता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस जैसी सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन को जोड़ती है। 29वां प्रश्न है, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की भूमिका क्या है? तो उत्तर है, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। वह सरकार को संवैधानिक और कानूनी मामलों में सलाह देता है। तो आपको याद रखना, अनुच्छेद जो 76 है वह कानूनी सलाह से संबंधित है, महान्यायवादी से संबंधित है। और अंतिम प्रश्न है 30वां, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की भूमिका क्या होती है? तो महाधिवक्ता जो होता है राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है। जिस प्रकार से महान्यायवादी क्या होता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, महान्यायवादी भारत सरकार से संबंधित है, जबकि महाधिवक्ता जो है वो कानूनी सलाहकार है राज्य सरकार का, और ये अनुच्छेद 165 के तहत है, जबकि भारत सरकार का जो महान्यायवादी है वो अनुच्छेद 276 के तहत है। अब 165 पे बात कर रहे हैं।
तो वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है और उच्च न्यायालय में उसका पक्ष रखता है। तो ये थे 30 प्रश्न जो हमने देखे और पॉलिटी से संबंधित थे, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित थे और आर्टिकल पे फोकस थे, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम नए नए टॉपिक्स पर इस प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे। आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।